हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में आपका स्वागत है। बायोलॉजी क्लास 12th जो पहला चैप्टर आपका चल रहा था जीवों में जनन, ये भाग 4 रहेगा आपका, जिसमें हमने अलैंगिक जनन की विधियों में विखंडन आपको बता रहा था। तो उसमें पहला पार्ट आपका हुआ था कि विखंडन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे बहुविखंडन क्या होता है। ठीक है, जो आपका टॉपिक होगा वो क्या होगा, बहुविखंडन। ठीक है, बहुविखंडन। बहुविखंडन तो बहुविखंडन मतलब आपका इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन। ठीक है, बहुविखंडन की जो प्रक्रिया होगी वो आपकी कैसे होती है, तो ये आपका प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। कब? प्रतिकूल परिस्थितियों में ये होता है। कब होगा? प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। ठीक है, अब ये इसमें होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे भी कैसे है। तो आप ऐसे नोट्स बनाते रहेंगे कि इस प्रक्रिया में जनक जीव क्या होगा, 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इस प्रक्रिया में जनक जीव 2 से अधिक भागों में विभाजित होते हैं। क्या होंगे? विभाजित होते हैं। ठीक है, थोड़ा देख लीजिए इधर। इस प्रक्रिया में क्या होगा, जनक जीव 2 से अधिक भागों में विभाजित होते हैं और इनसे अनेक संततियां उत्पन्न होती हैं और इनसे अनेक संततियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो आप ये भी आप बता सकते हो, उत्पन्न होती हैं। इसी को कहते हैं बहुविखंडन, मतलब यही बहुविखंडन कहलाता है। यही क्या कहलाएगा? यही बहुविखंडन क्या कहलाएगा? बहुविखंडन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में याद करेंगे, अमीबा, प्लाज्मोडियम इत्यादि में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपका क्या होगा, अमीबा और प्लाज्मोडियम। ठीक है, एक कोश के जीवों में, ये कह सकते हो किस में होता है, एक कोश के जीवों में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब अमीबा में बहुविखंडन कैसे होता है, इस बात को एग्जाम्पल के रूप में समझा जाएगा। अमीबा में बहुविखंडन, किसमें? अमीबा में बहुविखंडन। अमीबा में बहुविखंडन। ठीक है, मतलब मल्टीपल फिजन इन अमीबा। ठीक है, तो इसमें कैसे कैसे होता है आइए जानेंगे इसको। तो इसमें क्या होता है कि जो अमीबा होता है उसके चारों तरफ, ठीक है, ये मान लीजिए अमीबा का कोई आकार नहीं होता, इसका ये केंद्रक है। ये क्या है? केंद्रक है। तो थोड़ा सा तो आइए देखेंगे चित्र के माध्यम से। ये आपका एक अमीबा है। ठीक है, अमीबा में ये आपका क्या होता है, केंद्रक होता है। ये क्या होगा बच्चों, केंद्रक होता है। इनके तरफ चूँकि ये आपके प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, तो इनके चारों तरफ एक 3 लेयर 3 स्तर का एक सिस्ट वॉल, जिसे हम पुटी भित्ति कहते हैं, ये बन जाता है। और जब अमीबा के चारों तरफ पुटी भित्ति बन जाती है तो इस क्रिया को इंसिस्टमेंट अर्थात पुटी भवन कहते हैं।
पुटी भवन के बाद में इनमें और वृद्धि विकास होगा। जो इनके केंद्रक होंगे वो टूट जाएंगे, केंद्रक का विभाजन हो जाता है और अमीबाब बन जाता है। अमीबाब का मतलब है कि केंद्रक व कोश का द्रव घिर जाते हैं चारों तरफ से और ये डाटर न्यूक्लियाई फॉर्मेशन होता है। ये छोटे छोटे आपके अमीबाब बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, क्या अनुकूल परिस्थितियाँ जब आएंगी तो ये जो भित्ति है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, नष्ट होने लगती है और ये सीडोपोडियो स्पोर्स बन जाते हैं, अर्थात अमीबाब, इसको क्या कहेंगे, अमीबाब फॉर्मेशन हो जाता है। भित्ति नष्ट होने पर जितने भी अमीबाब हैं ये स्वतंत्र हो जाते हैं और बहुत सारे अमीबा का निर्माण कर लेते हैं और इस प्रकार बहुत सारे अमीबा बन जाते हैं। ठीक है, तो ये था अमीबा में किस प्रकार से बहुविखंडन की प्रक्रिया होती है। तो इसमें लिख लीजिए आप लोग, इसमें लिखेंगे, इसके नीचे फिगर बनाने के बाद में इसके नीचे लिख लेंगे कि अमीबा में बहुविखंडन प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। इस प्रक्रिया में अमीबा के चारों तरफ एक 3 मोटी पुटी भित्ति अर्थात सिस्ट वाल का निर्माण हो जाता है। यह प्रक्रिया पुटी भवन ब्रैकेट में इंसिस्टमेंट कहलाती है। अमीबा के बहुविखंडन में अनेक छोटे छोटे अमीबी का निर्माण होता है जिन्हें बीजाणु अमीबा कहते हैं, सीडोपोडियो स्पोर्स कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर अमीबा की पुटी भत्ती होगी आपकी, ये क्या हो जाएगी, नष्ट होने लगती है और बीजाणु अमीबा से नए अमीबा का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप इसको लिख करके एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, फिगर बना लीजिए, लिख लीजिए आराम से। कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स करके में छाप दीजिए अपनी समस्याओं को। ठीक है, हल किया जाएगा आपकी समस्या को। तो आइए देखेंगे दूसरा कि प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन कैसे होता है। चलिए, तो आइए प्यारे बच्चों प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन को समझेंगे। मान लीजिए कि एक मनुष्य है, प्लाज्मोडियम एक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया है, जिसके कारण मलेरिया रोग होता है। तो मनुष्य कि ये जब आरबीसी में पहुंचते हैं, कहाँ पे, आरबीसी में जब ये पहुंचते हैं तो इसके यकृत की कोशिका जो होती है, यकृत की कोशिकाओं में ये पहुंचते हैं। यकृत की कोशिका जिसे हम कफर सेल के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, कफर सेल, COFFERCEL। ठीक है, कफर की कोशिकाओं में जब क्या है, प्लाज्मोडियम पहुंचता है मान लीजिए, ठीक है, तो ये होता है साइजोन्ट फेज, दृढ़क अवस्था। किस फेज में पहुंचेगा, इसको कहेंगे साइजोन्ट फेज में अर्थात दृढ़क अवस्था कहलाती है। इसका मतलब ये हो गया कि जब मनुष्य के आरबीसी अर्थात यकृत की कोशिका में जो आरबीसी उपस्थित है उसमें जब प्लाज्मोडियम आपका क्या है, पहुंचता है, तो ये अवस्था साइजोन्ट फेज अर्थात दृढ़क अवस्था कहलाती है। अब क्या होगा, इसमें दृढ़क अवस्था के बाद में इनमें क्या होगा, बहुविखंडन की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, विखंडी जनन होगा इसमें, तब क्या होगा, साइजोगोनी कहलाएगी। ठीक है, साइजोगोनी कहलाएगी, विखंडी जनन, इसको क्या कहते हैं, विखंडी जनन। विखंडी जनन का मतलब ये होता है कि अब इन कफर सेल्स में जो प्लाज्मोडियम आया था ये विखंडन शुरू कर देंगे और बहुत सारे इसमें क्या हैं, इनके जो है कोशिकाएं बढ़ा लेंगे। ठीक है, तब इस विखंडी जनन के फलस्वरूप इसको क्या कहा जाएगा, मीरोजोइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीरोजोइट्स कहते हैं। ठीक है, तो आपका मीरोजोइट्स हो गया ये। तो ये कह सकते हो कि मनुष्य के आरबीसी में जब प्लाज्मोडियम जीवाणु प्रवेश करता है, ठीक है, तो जब विखंडन होने के पश्चात बहुत सारे प्लाज्मोडियम आरबीसी को क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं, तो यह अवस्था मीरोजोइट्स अवस्था कहलाती है। अब ऐसी ही प्रक्रिया आपकी किस में होती है, मादा एनाफिलीज मच्छर में। ठीक है,
मादा एनाफ्लीज, ये प्लाज्मोडियम जीवाणु जो है मादा एनाफ्लीज मच्छर में पाए जाते हैं। तो मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है इनकी उदर गुहा अर्थात इनके लार्वा में ये चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इनके जब लार्वा में ये पाए जाते हैं उदर गुहा में कह सकते हो, युग्मक पुटी अवस्था में जब इनमें आपके प्लाज्मोडियम प्रवेश कर जाता है तब इसको क्या कहते हैं, युग्मक पुटी अवस्था कहते हैं। क्या कहेंगे, युग्मक पुटी अवस्था ये कहलाती है, ओसिस्ट फेज कहलाती है। क्या कहलाएगी, ओसिस्ट फेज कहलाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, बहुत सारे बनेंगे बीजाणु। ठीक है, इसको बीजाणु भवन कहेंगे, स्पोरोगोनी कहते हैं इसको, स्पोरोगोनी। ठीक है, स्पोरोगोनी जो आपका होगा इसको कहेंगे बीजाणु भवन। बीजाणु भवन का मतलब है इनके बहुत सारे बीजाणु उसमें क्या हैं, बनने लगते हैं। और एक जो आपका प्लाज्मोडियम था अब उनकी कोशिकाएं वृद्धि विकास करके बहुत सारे आपके बना लेते हैं। ठीक है, तब इस अवस्था को कहते हैं स्पोरोजॉइट्स। क्या कहेंगे, स्पोरोजॉइट्स कहा जाता है। ठीक है, तो स्पोरोजॉइट्स जो आपका होता है ये मादा एनाफ्लीज मच्छर में बढ़ते रहते हैं और इसी से यही स्पोरोजॉइट्स जब ये इनके लार में या उदर गुहा में क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, जब सिंगल सेल होगा तो इसे हम युग्मक पुटी अवस्था कहते हैं, ओसिस्ट फेज कहते हैं। और फिर इनमें वृद्धि विकास होगा, मतलब बीजाणु भवन होगा। बीजाणु भवन के फलस्वरूप इसमें क्या होगा, बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाएंगे, तब ये अवस्था क्या कहलाएगी, स्पोरोजॉइट्स अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन मतलब एक आपका प्लाज्मोडियम था, बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन गए। ये मादा एनाफ्लीज मच्छर में कैसे होता है और मनुष्य के आरबीसी या यकृत कोशिका, ठीक है, कॉफर सेल में ये कैसे अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, कैसे बहुविखंडित होते हैं, इस बात को हम लोगों ने समझा। अब इसके बारे में लिखा जाएगा, तो आइए इसके नीचे लिखेंगे। प्लाज्मोडियम एक कोश की प्रोटोजोआ है जिसका जीवन चक्र मनुष्य या मादा एनाफ्लीज में पूरा होता है। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन, दीर्घक अवस्था, साइजेंट फेज, ब्रैकेट में लिखिएगा। प्लाज्मोडियम जब मनुष्य के आरबीसी व यकृत कोशिका में होती है तो इस अवस्था को दीर्घक अवस्था कहते हैं तथा युग्मक पुटी अवस्था, ओसिस्ट फेज, जब ब्रैकेट के अंदर जब प्लाज्मोडियम मादा एनाफ्लीज की उदर गुहा में होती है तब हम इसे युग्मक पुटी अवस्था कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। जब बहुविखंडन दीर्घक अवस्था में होता है तब हम इसे विखंडी जनन जो है साइजोगोनी कहते हैं और इस दौरान उत्पन्न प्लाज्मोडियम को मीरोजॉइट्स कहते हैं। जब विखंडी जनन या जब बहुविखंडन युग्मक पुटी अवस्था में होता है तब इस क्रिया को बीजाणु भवन कहते हैं और इससे उत्पन्न प्लाज्मोडियम को स्पोरोजॉइट्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लाज्मोडियम में जो है बहुविखंडन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, अब आएंगे मुकुलन पढ़ा जाएगा कि मुकुलन क्या होता है। मुकुलन में आइए देखेंगे क्या होगा, मुकुलन कैसे कैसे होता है। तो मुकुलन किन किन जीवाणुओं में होता है तो आइए समझेंगे। इसके एग्जाम्पल पहले आपको याद रखना है। ईस्ट किसमें, ईस्ट हाइड्रा व स्पंज व किसमें, स्पंज में होता है, ठीक है। मगर जो मुकुलन की प्रक्रिया होगी, ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल किसका लेंगे, हाइड्रा का लेंगे। ठीक है, तो बड़ा प्यारा सा फिगर होता है, इसका फिगर देखिएगा कैसे होगा।
देखिए इसमें ये हाइड्रा आपका होता है बहुत प्यारा सा ऐसे ही। तो इसमें क्या होगा, एक मुकुल जैसी संरचना, ठीक है। जनक जीव में शरीर पर बाह्य वृद्धि, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जनक जीव के शरीर पर, ऐसे लिख सकते हैं, जनक जीव के शरीर पर बाह्य वृद्धि होती है, जिसे हम ये इस बाह्य वृद्धि को क्या कहेंगे, बड कहते हैं, मुकुल कहते हैं। मुकुल बन जाता है अर्थात बड बन जाता है, ठीक है। अब ये बड क्या होगा, विकसित होगा। इनका जो अनुवांशिक पदार्थ जो केंद्रक है वो धीरे धीरे क्या होगा, इस बड में चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे ही, ठीक है। फिगर आप थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिएगा, यहाँ पे बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये अनुवांशिक पदार्थ है ऐसे ऐसे, और ये जो बड होगा वो विकसित होगा। अब ये बड विकसित हो गया तो इसके अंदर ही अनुवांशिक पदार्थ आ जाएगा, ठीक है। एक अनुवांशिक पदार्थ रुक करके यहाँ पे आ जाता है और इस पे भी वृद्धि विकास प्रारंभ हो जाता है ऐसे, ये ठीक है। ग्रोथ बड, इसको क्या कह सकते हैं, ग्रोथ बड, ठीक है। वृद्धि कर रहा है बड। इसके बाद में कुछ समय के पश्चात में क्या होगा कि ये जो बड है ये आपका क्या हो जाएगा, जनक जीव से अलग हो जाता है। क्या हो जाएगा, जनक जीव से अलग हो जाता है, ठीक है। ये जनक जीव से अलग हो जाएगा, जनक जीव से। ये अनुवांशिक पदार्थ है इनका, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, जनक जीव से अलग हो जाता है ऐसे, और एक नया संतान बना लेता है, ठीक है। ऐसे अनुवांशिक पदार्थ ये आपका बन गया। तो ये बर्ड ऑफ ब्रेक ऑफ, ठीक है। अब ये बर्ड क्या होगा, यहाँ से अलग हो जाएगा और ये डॉटर सेल बना लेगा। क्या बना लेगा, डॉटर कोशिका होगी, डॉटर सेल के रूप में इसको कहा जाएगा, ठीक है। तो मुकुलन की प्रक्रिया में क्या होता है, एक बार फिर से रिकैप करता हूँ कि ईस्ट, हाइड्रा व स्पंज में होता है। एग्जाम्पल्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं। तो एक हाइड्रा जो होगा, ठीक है, हाइड्रा में इनके बाह्य शरीर पर एक वृद्धि जैसे संरचना निकलने लगती है, जिसे हम बड कहते हैं। बड में वृद्धि होता है और इनका अनुवांशिक पदार्थ उस मुकुल में चला जाता है और ये वृद्धि करके अपने जनक जीव से अलग हो जाते हैं और एक नया संतान के रूप में आगे जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। यही प्रक्रिया आपको क्या कहलाती है, मुकुलन कहलाती है। तो इसमें लिख लेंगे, मुकुलन की प्रक्रिया ईस्ट, हाइड्रा व स्पंज जैसे प्राणियों में होता है। मुकुलन में जनक जीव के शरीर पर एक बाह्य वृद्धि होकर एक या एक से अधिक छोटी संरचनाओं का निर्माण करते हैं, जिन्हें मुकुल अर्थात बड कहते हैं, तथा केंद्रक का विभाजन सूत्री विभाजन के द्वारा होता है और एक केंद्रक मुकुल में चले जाते हैं, साथ ही साथ मुकुल में वृद्धि होती है और अंत में यह जनक जीव से पृथक होकर एक नया जीव हाइड्रा का निर्माण करता है। यही क्रिया मुकुलन कहलाती है, ठीक है। तो इसमें हमने आपको बहुविखंडन इस वीडियो में मैंने बताया है, और बहुविखंडन जो है मनुष्यों में कैसे होता है, प्लाज्मोडियम का कैसे होता है, अमीबा में कैसे होता है। इसके बाद में हमने मुकुलन को पढ़ा। इसके नेक्स्ट पार्ट 5 में आपको बताऊंगा कि पुनरुद्भवन कैसे होता है, खंडी भवन कैसे होता है, ठीक है, बीजाणुजनन कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगी। वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।